अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज MCQs इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज MCQs की तरफ। हमारे पास पहला MCQ जो है एक्सरसाइज का वो है कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज। तो टार्क हमारे पास दो तरह का होता है। एक है हमारे पास इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हम क्लॉकवाइज टार्क कहते हैं और इस टार्क को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। दूसरा टार्क जो होता है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है इसी डायरेक्शन में अगेंस्ट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ये टार्क जो होता है इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे MCQ में हमें कहा है कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज, तो हमारे पास जवाब होगा पॉजिटिव, यानी क्लॉकवाइज टार्क हम नेगेटिव लेते हैं लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा सवाल है कि अ डोर रिक्वायर अ मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर। हमें टार्क गिवन है वो है 80 न्यूटन मीटर। ये मेरे पास टार्क है। तो ओपन इट कह रहा है दरवाजे को ओपन करने के लिए 80 न्यूटन मीटर का टार्क रिक्वायर है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हिंग इफ़ द डोर इज़ टू बी पुल्ड विद अ फोर्स एट अ हैंडल नॉट ग्रेटर देन 100। कह रहा है कि एक दरवाजे के जो हिंग है और हैंडल है इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो दरवाज़ा जो है उसको खोलने के लिए 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। यानी हमें दो चीज़ें उसने दी है। एक तो कह रहा है कि टार्क में जो दरवाजे में जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 80 न्यूटन मीटर है। दूसरी बात वो कर रहा है कि फोर्स कितना रिक्वायर होना चाहिए 100 न्यूटन। और तीसरी बात वो कर रहा है कि अभी मुझे ये बता दे कि हैंडल कितना दूर होना चाहिए दरवाजे के हिंग से। हिंग का मतलब ये वो जगह जहाँ पे दरवाज़ा घूमता है, तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दरवाजे का उसको हिंग कहते हैं। अब हमने मालूम करना है हिंग और हैंडल के दरमियान डिस्टेंस को, जिसको हम टार्क के टॉपिक में मोमेंट आर्म कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें टार्क में पता है टार्क के टॉपिक में कि टार्क हमारे पास बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म। अभी हमें मोमेंट आर्म का पता नहीं है। मोमेंट आर्म का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द हैंडल एंड द हिंग। तो हमें टार्क का पता है, टार्क हमारे पास 80 है। इसी तरह हमें फोर्स का पता है, फोर्स हमारे पास 100 है। तो आर का मुझे नहीं पता। 100 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.8 मीटर और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पे 0.8 मीटर का ऑप्शन जो है वो डी में मौजूद है। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा MCQ है हमारे पास। Two children are balanced on the opposite side of the seesaw. If one child leans inward toward the pivot point, her side will। कह रहा है कि दो चिल्ड्रन हैं। यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर लेट सपोज मेरे साथ एक सीसा है, ये उसका पाइवट पॉइंट है सीसा का। यहाँ पे एक चाइल्ड बैठा है, यहाँ पे दूसरा चाइल्ड बैठा है। अब कह रहा है कि एक चाइल्ड लेट सपोज ये वाला चाइल्ड कह रहा है कि ये इनवर्ड लीन कर रहा है। तो जब ये इनवर्ड लीन करेगा मतलब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकेगा, तो इसका जो साइड है वो रेज होगा या फॉल होगा, या फिर रेज फॉल कुछ भी नहीं होगा। तो हमने पहले देखना है कि ये जो शीशा है यहाँ पे इनिशियली दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टार्क है ये क्लॉकवाइज टार्क ये बराबर है यहाँ पे जो टार्क है जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क कह रहा हूँ इसके। इनिशियली ये दोनों टार्क बराबर है, इसलिए तो जो शीशा है वो बैलेंस कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही एक बच्चा जो है वो अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ लीन होगा, तो उसका जो मोमेंट आर्म होगा जिसको मैं आर कहता हूँ वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। हमें पता है कि टार्क हमारे पास बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म। तो अगर उसका मोमेंट आर्म डिक्रीज़ होगा तो उसका टार्क भी डिक्रीज़ होगा। तो जब टार्क डिक्रीज़ होगा तो ये वाला टार्क बढ़ जाएगा। जब ये वाला टार्क बढ़ेगा तो ये साइड डाउन हो जाएगा और जो बच्चा लीन हुआ था उसका साइड क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। आप लोग दोबारा देख लें कि पहले इनिशियली ये जो शीशा है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा जब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ लीन करेगा तो क्या होगा कि इसका जो मोमेंट आर्म है इनिशियल यहाँ पे था, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ लीन करेगा तो मोमेंट आर्म इसका कम हो जाएगा, आर डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो जब आर डिक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से टार्क भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर। तो जब इसका टार्क डिक्रीज़ होगा तो मतलब ये कि इसका टार्क तो पहले की तरह है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा उससे, यानी ये डिक्रीज़ होगा तो ये ऊपर जाएगा और इस तरह ये क्या हो जाएगा, नीचे। यानी ये टार्क डिक्रीज़ हुआ तो ये टार्क की वजह से ये जो बॉडी है ये ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें रेज़ की बात हो, यानी ये जो बचा है इसका जो साइड है वो थोड़ा सा रेज़ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखना है रेज़ वाला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि रेज़, यानी वो जो बचा है जो चाइल्ड है उसका साइड रेज़ हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी, यानी एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो वो कौन सी कंडीशन है कि वो बॉडी में होना चाहिए। तो अगर आपने कभी इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसमें दो कंडीशन थे कि एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको सबसे पहले एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए सबसे जो बुनियादी कंडीशन है वो है कि बॉडी मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। तो ये वाला जो MCQ है ये यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाता है। बाकी अगर आप बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अब बॉडी एक्ट एक्सेलरेशन मस्ट नॉट बी एट रेस्ट, लेकिन यह गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन में बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है। और दूसरा है मूविंग, नहीं बल्कि एक्सेलरेशन में बॉडी मूव भी कर सकती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम, जिसमें हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहे थे, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूविंग भी कर रही होती है, ये ऑप्शन भी गलत है। रोटेटिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रोटेट भी कर रही होती है, ये भी गलत है। तो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग, वो एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए उस बॉडी को। आगे MCQ नंबर 5 है कि अ टार्क इन यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन ब्लेड ऑफ द लेंथ 5 मीटर इज़, एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग फैन ब्लेड है, यानी एक पंखा है उसका जो ब्लेड है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। तो जब वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है तो कह रहे हैं कि उसका लेंथ 0.5 मीटर है। आप मुझे बता दें कि टार्क कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने टार्क का टॉपिक डिटेल के अच्छी तरह पढ़ा है तो आपने फिर ये भी पढ़ा होगा कि टार्क हमारे पास बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म साइन थीटा, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो या फिर 90 से कम ज़्यादा हो, लेकिन जो एंगल है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, 0 और 180। यहाँ पे अगर आप फैन ब्लेड में देख ले तो फैन ब्लेड में हमारे पास जो एंगल है वो 0 आ जाती है। जब एंगल 0 होगी तो साइन 90 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब साइन 90 0 होगा तो पूरा टार्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि एंगल 0 है तो इसलिए जो टार्क है वो भी 0 है। सिमिलरली हमारे पास आगे MCQ है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर एट 0.5 मीटर टू टर्न नट ऑफ व्हील ऑफ अ बस। कह रहे हैं कि एक बस है उसके पहिए का जो नट है वो उसको टर्न करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स चाहिए, वो भी 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे। अब बताएं कि नट में कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, दो चीज़ें हमें दी है, हमने मालूम करना है टार्क को और हमें उसने दिया है फोर्स और मोमेंट आर्म भी दिया है। मोमेंट आर्म मेरे पास है 0.5 और फोर्स है 100। तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर लें 0.5 से तो आपके पास जवाब क्या होगा 50। तो 50 न्यूटन मीटर जो है वो मेरे साथ टार्क होना चाहिए, या वो जो नट है उसकी टर्निंग 50 न्यूटन मीटर होनी चाहिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, तो वो हमारे पास कपल आर्म है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। A girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 मीटर from the hinge. The torque is, फिर भी बहुत सिंपल सवाल है। फोर्स हमें दिया 25 न्यूटन का। कह रहे हैं कि एक लड़की है वो दरवाज़ा खोलना चाहती है, दरवाजे को धक्का दे रही है खोलने के लिए, और वो जो फोर्स लगा रही है वो 25 न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है हैंडल का, यानी वो लड़की का फोर्स लगाने की, यानी हैंडल का और हिंग का, जहाँ पे लड़की फोर्स लगा रही है वो उस जगह का जिसको मैं हैंडल का नाम दे रहा हूँ, और जो हिंग है जहाँ पे वो जो दरवाज़ा है वो घूम रहा है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर है। तो आप बता दें कि टार्क कितना होना चाहिए। आप दोबारा ये फार्मूला लगा दें कि टार्क हमारे पास बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म 0.6 है, 0.6, और फोर्स जो है वो मेरे पास कितनी है 25। तो आप 25 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब होगा 15। आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 15। फिर कह रहे हैं कि वो कौन से दो एंगल है, वो कौन सा एंगल है जिस पे दो कंपोनेंट्स यानी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं।
तो आप कैलकुलेट कर ले, अगर आप एंगल 45 फुट करेंगे तो वहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है फोर्स के वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल है? एंगल 45 डिग्री जो है ये वो एंगल है जहाँ पे फोर्स के दोनों जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास बराबर हो जाते हैं, यानी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स बिकम इक्वल। आप एक्स की कंपोनेंट यानी cos 45 मालूम करेंगे 0.7071 कुछ इस तरह आंसर आएगा। और इस तरह अगर आप sin 45 भी पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो 0.707 इस तरह जवाब आपके पास आएगा, यानी दोनों का जवाब आपके पास सेम होगा। तो 45 जो एंगल है ये वो एंगल है जिस पे एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि सी एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम सी, यानी सेंटर ऑफ मास इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारे पास जवाब है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म होगा